मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज की कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चर्चा तो मालदीव को लेकर है कि मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि मालदीव को पता है कि वो अगर भारत ने आंख भी दिखा दी तो वो उसकी सारी इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, यानी उन लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने तुरंत रिएक्शन किया और उन अपने 3 मंत्रियों को हटा दिया। उस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा राम मंदिर को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, बहुत ज़्यादा उस पर काम चल रही है। और अब शुरुआत हम करते हैं ओपीएस से, यानी पुरानी पेंशन स्कीम से लेकर, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर हम लगातार आपके लिए खबरें लेकर आ रहे हैं। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 8 जनवरी से और 11 जनवरी तक कर्मिक अनशन शुरू हो रहा है, यानी लोग भूख हड़ताल करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे। और ये जो कर्मचारी हैं वो रेलवे रेलवे की एसोसिएशन है, यूनियन है, उसको लेकर है, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी यूनियन तो रेलवे की है। तो रेलवे ने जब आंदोलन किया तो उसमें देश भर का उसका इम्पैक्ट हुआ। तो जैसे कि मैं अपने पिछली वीडियो को मैं बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, यहाँ 2005 से पहले जिन लोगों के अपॉइंटमेंट हुआ है उनको ओपीएस मिल चुका है। यानी जो सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से लागू किया था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर और केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के कारण जिन लोगों का अपॉइंटमेंट 1 नवंबर 2005 तक हुआ है उनको ओपीएस मिल गया है। तो बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सब कह रहे हैं कि हमें 2004 के बाद जो सरकार ने एनपीएस लाया है उसको ख़त्म करना चाहिए और ओपीएस देना चाहिए। तो उसके लिए देश भर में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं और अन्य जगहों में भी। तो रेलवे की एसोसिएशन ने प्रयागराज में क्रमिक अनशन शुरू करने का फैसला किया है और उसके बाद फिर ये लोग दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली में फिर इन लोगों का अनशन होगा और ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि जो जो लोगों के सरकारी कर्मचारियों की डिमांड है कि 2004 के बाद जो भी अपॉइंटमेंट हुए उन अपॉइंटमेंटों में उनको ओपीएस दी जाए। तो जैसे भी होगा मैं उसके बारे में आपको चर्चा करूँगा। लेकिन मित्रों हम अफ़गानिस्तान की चर्चा करते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो वहाँ का टूरिज़्म है उसमें 11% भारतीयों का हिस्सा है। यानी हमारे यहाँ अगर किसी भारतीय के पास पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा होता तो फिर लोग यूरोप चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन अगर कम पैसा है तो या तो आप थाईलैंड और मलेशिया वगैरह चले जाते हैं और या फिर मालदीव जाते हैं, मॉरिशस मालदीव जाती है, सस्ता है और वहाँ भारतीय बहुत ज़्यादा है। तो वो अपनापन सा है वहाँ पर, चूँकि जो मालदीव की पूरी जो सुरक्षा रक्षा, उनका खाना पीना वो भारत से ही जाता है। और हालांकि जो पिछली सरकार वहाँ आई थी तो उन्होंने चीन की तरफ कदम बढ़ाया, तो चीन ने उनका बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया है, उनके जो द्वीप है उन पर कब्जा करके वहाँ अपनी मिलिट्री स्टेशन बना रहा है। तो अब उनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने भारत से दूरी करके गलती की, जबकि भारत अपने पड़ोसियों से बहुत ही मधुर संबंध रखता है। तो आज जो 3 मंत्री हैं मालदीव के, उन 3 मंत्रियों में एक तो मालशा शरीफ है, एक मारियम सुइना है और एक है अब्दुल्ला महजूम मस्जिद। तो जो जो मालशा शरीफ है वो कैबिनेट मंत्री हैं और जो अब्दुल्ला है और मारियम है ये एमओएस है, यानी स्टेट मंत्री हैं। तो इनको तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते अपने लक्षद्वीप की यात्रा की थी और उन्होंने लक्षद्वीप के समंदर में, उसके बीच पर उन्होंने चहलकदमी की थी और समंदर में उन्होंने स्नॉर्केलिंग भी की थी, यानी पानी के अंदर डुबकी लगाई थी। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ और उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि वो लक्षद्वीप जरूर आएंगे यहाँ टूरिज्म के लिए।
तो उसको लेकर मालदीव के 3 मंत्रियों ने टिप्पणी की और उनका ये कहना था कि मालदीव जो है वो भारत के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मालदीव, तो लक्षद्वीप की तरफ नहीं। तो उन्होंने कुछ अपशब्द बोल दिए थे। तो उसके बाद से मालदीव सरकार ने, यानी जो हमारे वहाँ उच्चायुक्त हैं मालदीव में, उन्होंने इस पर रिएक्शन किया और मालदीव सरकार से अपनी चिंता व्यक्त की और अपना विरोध जताया। तो उसके बाद हायर लेवल पर उन तीनों डिसीजन लिया गया कि उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद एक बयान जारी हुआ और उस बयान में वहाँ की सरकार ने कहा कि हमारा उन जो तीनों मंत्रियों ने बयान दिए है वो उनके निजी है, उनका सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते और उन्होंने उनको उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति, जो भी अधिकारी है, अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस तरह से ये जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उन संबंधों में आंच ना है, क्योंकि मालदीव की अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है। वहाँ सिर्फ मछली पालन हो सकता है, मछली खा सकते हैं वो लोग, उनको राशन पानी जो भी वो भारत से चाहिए। और तो चीन अभी उनकी थोड़ी सी बीच में मदद करने लग गया था, क्योंकि वहाँ सरकार आई थी वो भारत विरोधी सरकार थी। लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि चीन ने उनका बहुत सारा हिस्सा हड़प लिया है। तो मित्रों, इस पर हमारे जितने बॉलीवुड के स्टार हैं, चाहे अक्षय कुमार हो और दूसरे हमारे जो लोग हैं, उन्होंने इस पर कमेंट किया। क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, चाहे हार्दिक पांड्या हो, इन सब ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस ने भी इसमें सरकार का साथ दिया। कांग्रेस ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसको सरकार को बहुत मजबूती से उठाना चाहिए। तो ये आज बड़ा मामला रहा। तो मालदीव के राष्ट्रपति ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है और अब जो है ये मामला निश्चित तौर पर मामला तो शांत हो जाएगा। लेकिन इससे क्या नुकसान हुआ मालदीव का, कि जिन भारतीय लोगों ने मालदीव की बुकिंग कराई थी टूरिज्म के लिए, उन्होंने कैंसिल कर दिए और बहुत तेज़ी से संख्या घटी हो। यानी जो मालदीव की इकोनॉमी है उसमें 11% भारत का हिस्सा है। तो उसको निश्चित तौर पर नुकसान हो, क्योंकि भारत ने तुरंत उसको भारत के लोगों ने अपने आप स्वेच्छा से अपनी बुकिंगें कैंसिल कर दी हैं। तो मित्रों, ये तो मालदीव का मामला रहा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की दी है कर दी है। आपको याद हो कि ईडी ने 2 दिन, जो शाहजहां वहाँ का जो टीएमसी का लीडर है, ऐसा कहा जाता है कि वो रोहिंग्या है, यानी बांग्लादेशी है, म्यांमार का है। और वहाँ के जो राज्यपाल है उन्होंने जो जो ये शेख है, शहनशाह शेख, उन्होंने कहा कि इसके आतंकी संबंधों की जांच होनी चाहिए। तो राज्यपाल ने भी इसमें कूद गए हैं इस विवाद में। तो 2 टीमों पर जो शाहजहां शेख के लोगों ने हमला किया था, तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने उल्टा ईडी पर ही एफआईआर दर्ज कर दी है। और अब ये मामला नेचुरली अब राज्य और सरकार गवर्नमेंट का मामला हो गया है। अभी इस पर इशू बनेगा बड़ा, इसमें झगड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में। इसके अलावा मित्रों कुछ और खबरें हैं, जैसे कि वायुसेना ने, जो वायुसेना का C-130J परिवहन विमान है, वो करगिल में रात के समय सफलतापूर्वक उतर गया। आपको पता है कि करगिल में, जो करगिल का एयरपोर्ट है वो सेना का है और रक्षा के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से ही पाकिस्तान पर हम लोग नज़र रखते हैं। और यहाँ ज़्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान अटैक कर सकता है, इसलिए अंधेरा रहता है। तो उस अंधेरे में वायुसेना का C-130J जो ट्रांसपोर्ट विमान है, वो रात के समय उतरा और इससे एक इतिहास बना कि हमारा जो वायुसेना है उसमें कितनी सक्षम हो गया है हमारी वायुसेना। तो ये एक खुशखबरी थी हमारे देश के लिए कि करगिल में हम लोगों ने। इसके अलावा मित्रों, आज
जो ईडी ने फेमा में केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसहाक को समन भेज दिया है। वहाँ भी बड़ा मामला चल रहा है, घोटाला चल रहा है जो पिछली सरकार का, तो उसमें ईडी ने समन भेजा है, तो उसकी जांच होगी। और मित्रों, आपको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग हैं वो जगह जगह जाकर जो पर्सनालिटी हैं उनको निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। और आज जो आरएसएस के प्रचार प्रमुख हैं सुनील आम्बेकर, उन्होंने आज रणवीर और आलिया भट्ट को निमंत्रण पत्र दिया, और उसके अलावा उन्होंने और भी लोगों को जो मुंबई की हस्ती है उनको निमंत्रण पत्र दिया। और मंदिर के निर्माण प्रक्रिया को विघ्नों से बचाने के लिए एक वेद पाठ भी चल रहा है। और जो मोहम्मद हबीब राव हैं वो मिर्ज़ापुर के, उनको भी इनविटेशन मिला है, क्योंकि उन्होंने भी कार सेवा की थी। तो कार सेवक हैं ये मिर्ज़ापुर के मोहम्मद हबीब हैं। वो बहुत भावुक हुए और जब उन्हें अयोध्या के लिए चावल के कुछ दाने यानी अक्षत मिला, और उसके साथ उनको मंदिर में एक तस्वीर भी उन्हें मिली है, और उनको इनविटेशन मिला, तो वो बड़े खुश हुए। तो मित्रों, इसके अलावा आज थोड़ा सा पॉलिटिकल खबर करते। कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मीटिंग है, और उनमें गठबंधन को लेकर चर्चा होगी कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी भी नहीं मिलेंगी, इस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा जो बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच झगड़ा हो गया है, जो सरकार में है गठबंधन है जिनका, उनके बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी की लोकसभा सीट दिनेश चंद्र ठाकुर को दे दी है, और आरजेडी का कहना है कि हमसे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जब गठबंधन है तो मिल बांट कर हमको इसका फैसला करना था। तो वो भी एक इशू बन रहा है कि गठबंधन से पहले गठबंधन टूट रहा है, बिखर रहा है। और मायावती ने भी अखिलेश यादव पर टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कल टिप्पणी की थी कि मायावती के साथ गठबंधन तो कर ले, लेकिन चुनाव के बाद उनको कौन संभालेगा। तो इस टिप्पणी से मायावती बहुत आहत हुई, और आज उन्होंने टिप्पणी किया कि अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का इतिहास खराब रहा है, उनका दागदार इतिहास है, वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी कुख्यात है, ये कहना है मायावती के। जबकि सच ये है कि मायावती ने ही बीजेपी को सपोर्ट किया था, और केंद्र में सपोर्ट किया था, और राज्य में भी दोनों की गठबंधन की सरकार बनी थी। और बाद में मायावती ने बीजेपी को, जो बहन मायावती ने बीजेपी को धोखा दे दिया था। यानी वो जो 2.5 साल का उनका एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट से उन्होंने वो एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया था, बल्कि समर्थन वापस ले लिया था। फिर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, सरकार गिर गई थी। तो और समाजवादी पार्टी और बसपा का भी गठबंधन हुआ था, और उन दोनों की सरकार भी बनी थी, लेकिन फिर दोनों में खटपट हो गई, और उन्होंने विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ा था, लेकिन बाद में उनमें मतभेद खड़े हो गए, तो फिर दोनों दल आपस में दोनों ने दूरियां बना ली। और इसके अलावा मित्रों, कांग्रेस की सत्ता में वापसी असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर, ये थरूर का कहना है, और थरूर तो अपनी पार्टी को ही नुकसान करता रहा है। आज मित्रों, क्रिकेट की टीम की घोषणा हो गई है। भारत और अफगानिस्तान के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो गई है, और रोहित शर्मा कप्तान होंगे, विराट कोहली को भी जगह मिल गई है। इससे पहले जो अभी टीम खेल रही थी उसमें इन दोनों लोगों को रेस्ट दिया गया था। और दूरसंचार विभाग ने M2M रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। पात्र संस्थाओं में WPAN एवं WLAN का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। यानी जो M2M है, यानी जो कंपनियां इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं उनको कहते हैं मशीन टू मशीन, और जो आपके इंटरनेट और DTH और तो टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा है उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। जो आपके घरों में WLAN और WPAN के माध्यम से
इंटरनेट की सुविधा देते हैं या टेलीकॉम कम्युनिकेशन क्षेत्र में, उनको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी। आपको प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए प्रोग्राम लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।